Good evening everyone. Today we are going to start fourth chapter of economics, that is globalization and the Indian economy. We are going to firstly discuss about the production across countries. Middle of 20th century means कि 1950s या 1960s के अराउंड जो टाइम था उसमें क्या होता था कि अगर यहाँ किसी कंट्री में कोई भी गुड प्रोड्यूस किया गया है तो उसी कंट्री में सेल होता था और उसी कंट्री में लोग उसे कंज्यूम करते थे। वहाँ पर प्रोड्यूस किया गया गुड्स, कोई भी सामान या फिर कोई भी चीज़ उस कंट्री से बाहर नहीं जाती थी। अब धीरे धीरे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोसेस शुरू किया गया कि रॉ मटेरियल है, फूड स्टफ और फिनिश्ड गुड्स क्रॉस करने लगे बाउंड्रीज को। मींस कि रॉ मटेरियल है, फूड स्टफ है, फिनिश्ड गुड्स है, ये तीनों जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये तीनों फैक्टर्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाने लगे। ये थ्रू इट कैन बी थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर वे से भी हो सकता है, एयर वे से भी हो सकता है। इट जनरली हैपन्स थ्रू द वाटर वेज। जैसे जैसे रॉ मटेरियल आने लगा दूसरी कंट्री से, उतने ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। अब इंडिया एक ऐसी कॉलोनी है वर्ल्ड में जहाँ पर रॉ मटेरियल और फूड स्टफ एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज में। सॉरी, आई हैव टू से India was such a colony who exported raw materials and food stuff and imported the finished goods. जो इंडिया है वो रॉ मटेरियल्स और फूड स्टफ को दूसरी कंट्रीज़ में सेल कर, वी कैन से कि दूसरी कंट्रीज़ में भेजता है इंडिया। और दूसरी कंट्री से जिन गुड्स की फिनिशिंग हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, उन्हें इंडिया इंपोर्ट करता है और पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली सेल कर देता है। इट इज़ नॉट जस्ट विद इंडिया, और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चलता है, और इनके सिर्फ टू ही वेज एंड दैट आर वाटर वेज एंड एयरवेज। इन्हीं दो तरीक़ों की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता है। ट्रेड, अब जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे होती हैं। अब लोगों को पता ही नहीं है कि पहले टाइम में क्या था कि लोगों को नहीं पता था कि दूसरी कंट्री में क्या बन रहा है, कौन से गुड्स बनाए जाते हैं। अब मान लो मेरा घर इंडिया है और मेरे साथ वाला जो घर है वो नेपाल है या कोई भी और कंट्री है, तो अब नेपाल या कोई भी, अब उस कंट्री में क्या बन रहा है मुझे नहीं पता था, और उस कंट्री में और इस कंट्री में क्या बना है वो उन्हें नहीं पता था। सो वी कैन से कि ट्रेड की वजह से ही ये हमें पता चला कि दूसरी कंट्रीज़ में भी ऐसे इस तरह के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब दूसरी कंट्रीज़ को ये भी पता चला कि हमारी कंट्रीज़ में कैसे होता है, कौन से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो लोगों ने एक दूसरे के गुड्स को अपनी अपनी कंट्रीज़ में सेल करने के लिए एक ट्रेड शुरू किया। ट्रेड मीन्स व्यापार, वी कैन से द बिजनेस। ट्रेड क्या है? इट इज़ अ मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज कितनी भी दूर हो एक दूसरे से, वो कनेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंट्री इंडिया है और दूसरी कनाडा, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, बट उनमें कनेक्शन कैसे है? अब
इंडिया से रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है कनाडा ने। तो वो कैसे किया? थ्रू ट्रेड। उन्हें पता चला कि हमारे यहाँ पर हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल्स और फूड स्टफ एक्सपोर्ट किया जाता है, तो कनाडा ने ये सुनकर इंपोर्ट करवाया रॉ मटेरियल इंडिया से। जो इंडिया से भेजा जाता है रॉ मटेरियल, उसे इंपोर्ट किया। It was all before large companies called MNCs. Now, what is the MNCs? Look at this. MNC stands for multinational companies or multinational corporations. MNC is a company that owns or controls production in more than one nation. जो MNC है वो एक से ज़्यादा नेशन में, एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपना ट्रेड करती है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो वहीं पे अपने ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री सेटअप करती हैं, जहाँ पर उन्हें सारे रिसोर्सेज चीप रेट में मिल जाएं। दैट इज वेदर लेबर, मैन्युफैक्चरिंग रेट हो या फिनिशिंग रेट हो या जो भी रॉ मटेरियल का रेट हो, उन्हें चीप रेट में मिल जाए और उन्हें वो सेल करें हाई कॉस्ट पे। दिस वॉज नॉट द थिंग्स आर ओनली सोल्ड ग्लोबली बट प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। चीज़ें ग्लोबली सिर्फ सेल नहीं की जाती बल्कि उन्हें प्रोड्यूस भी किया जाता है। एक है गुड, एक ही जो थिंग है, एक ही चीज़ कई सारी कंट्रीज, 2-3 कंट्रीज में प्रोड्यूस होती है। अब जैसे इंडिया में था रॉ मटेरियल, इंडिया से रॉ मटेरियल गया मान लो चाइना में, सॉरी इंडिया से रॉ मटेरियल मान लो गया मैक्सिको में, और मैक्सिको और यूरोपियन कंट्रीज़ ने, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने उसे यूज़ किया, कोई एक गुड बनाया और उसे चाइना में भेज दिया फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स फिनिशिंग, और फिर इंडिया ने उसे इंपोर्ट कर लिया और ग्लोबली सेल कर दिया। इसमें प्रोड्यूस भी हो रहा है गुड अलग अलग कंट्रीज़ में और सेल भी हो रहा है। अब फीचर्स क्या हैं एमएनसी के? एमएनसीज हैव मैनेजरियल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। जो एमएनसी है वो उनकी मैनेजमेंट ऐसी है कि वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ की मार्केट या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड इजीली कर सकते हैं। एमएनसीज आर रिगार्डेड एज एजेंट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड रैपिड ग्रोथ। एमएनसीज जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही जल्दी करते हैं, उनकी रैपिड ग्रोथ होती है और मॉडर्न तरीके से, मतलब अब मान लो 21st सेंचुरी है तो 21st सेंचुरी की कल्चरल वैल्यूज क्या हैं, या फिर हम कहेंगे 21st सेंचुरी में किस चीज़ का ट्रेंड है, क्या मॉडर्नाइजेशन है, उस मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए वो लोग गुड्स प्रिपेयर करते हैं। अब पहले ज़माने में टैब नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टैब का टाइम शुरू हो गया, धीरे धीरे टैब आने शुरू हो गए, टैब का भी ट्रेंड है। इट मीन्स टू से कि एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो मॉडर्न जो भी टाइम चल रहा है उनके अकॉर्डिंग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, और उनके गुड्स प्रोड्यूस करने की और सेल करने की बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत रैपिड प्रोसेस होते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। अब मान लो जो आज नाउ डेज देयर इज़ वन एड ऑफ रियलमी फ़ोन, तो जो रियलमी फ़ोन है उसके कितने ही मॉडल्स बन गए, मतलब वो कितने थाउजेंड्स ऑफ मोबाइल्स हैं वो।
कितने मोबाइल्स बन गए ड्यू टू द रैपिड प्रोसेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। उनकी जो स्पीड है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की वो बहुत फास्ट है। हम रेगुलरली कहते हैं या फिर आमतौर पे कहते हैं कि चाइना बहुत फास्ट है, जितने में हम खाना बनाते हैं वो खाना खा भी लेते हैं। दिस इज़ कि उनका जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। वो किसी भी गुड्स को इजीली बहुत जल्दी से विद इन अ डे और 2 days वो सारे प्रोडक्ट्स बनाकर सेल कर देते हैं या फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं इन अदर कंट्रीज़ में, ताकि वो ग्लोबली सेल कर सकें। अब MNCs ब्रिंग आइडियाज़ एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ कल्चरल वैल्यूज़। अब दूसरी कंट्रीज़ में क्या कल्चर है, उनके गुड्स किस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो सब याद रखते हैं। और नाउ वी कैन से कि अब जो क्लोथ्स हैं, मान लो एक शर्ट है, यहाँ पर सिंपल सी शर्ट चलती है, लेकिन जो मान लो इंडिया है और एक अमेरिका है, अमेरिका में बहुत मॉडर्न क्लोथ चलते हैं, वहाँ का ब्रांड इंडिया में नहीं है। तो अगर उन्हें इंडिया में सेल करने हैं तो वो इस ब्रांड को यहाँ पर क्या मतलब यहाँ पर लोग किस तरह की चीज़ें वियर करते हैं या किस तरह का यहाँ पे कल्चर है, वो उसी अकॉर्डिंग चीज़ें सेल करते हैं इंडिया में। अगर मान लो उन्होंने एक ऐसी ड्रेस बनाई जो इंडिया के कल्चर में नहीं है, उन्होंने एक चाइनीज़ ड्रेस बना ली और उन्होंने इंडिया में फिनिशिंग करके सेंड कर दिया, तो वो फिनिशिंग गुड का हम क्या करेंगे? हम तो ग्लोबली सेल कर देंगे, बट हम भी तो उसे यूज़ करेंगे ना। लेकिन जब वो हमारे कल्चर में ही नहीं है, इंडिया के कल्चर में ही नहीं है चाइनीज़ ड्रेस, तो हम उसका क्या करेंगे? हम उसे इम्पोर्ट कर क्या करेंगे उसका? इसलिए MNCs कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट करने से या इंपोर्ट करने से पहले या किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने से पहले दूसरी कंट्रीज़ की आइडियाज़ और उनकी कल्चरल वैल्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। So this was the first part of this chapter. Until the second part, revise this. Thank you.